दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। फाइनेंशियल सेक्टर का ये स्टॉक है, तो लार्ज कैप स्टॉक है ये। आप देखो तो ये कोविड में गिरा हुआ था, उसके बाद से जो ब्रेकआउट दे के स्टॉक गया हुआ है और तब से ये रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो है ये स्टॉक इस सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ था जिसको इसने ब्रेक कर दिया है, और अब जो है यहाँ पे जो रजिस्टर बना था वहाँ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ से टूटता है तो ये अपने इस सपोर्ट को टच करने आ सकता है। तो देखो, अगर आप इसमें ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से जो है स्टॉक एक ट्रेड लाइन बना के कोविड के बाद से, और तब इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके बार बार जो है ऊपर जा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो स्टॉक ने ब्रेकआउट की भी ट्राई किया, पर जो कि लार्ज कैप स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट ट्रेड बहुत कम होते हैं क्योंकि ब्रेकआउट मोस्टली फेल ही हो जाते हैं। तो इस टाइप के स्टॉक्स में आप जब बॉटम पे बाय करो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लार्ज के स्टॉक को आप बॉटम पे आँख बंद करके बाय कर सकते हो, बट ब्रेकआउट पे बाय करोगे तो उसके ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस हो जाता है। तो देखो, अभी तो जो है स्टॉक अपने ट्रेड लाइन पे जो है ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, इसको ब्रेक कर सकता है, पर मैं इस हेड एंड शोल्डर को वैलिड नहीं मानूंगी, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कोई भी बेरिश पैटर्न हो तो वो अगर स्टॉक डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, बुलिश में है बिल्कुल, और तब कोई जो बुलिश पैटर्न जो बेरिश पैटर्न बनाए, देन जो है, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, तो जो है वो बेरिश पैटर्न ज़्यादा वर्क करता है। अब स्टॉक को आप देखो, ये कितने टाइम से 4 साल से रेंज में रहा है, और अब जो है ये स्टॉक बेरिश पैटर्न बना रहा है, तो उसका ज़्यादा वैलिड नहीं है। अगर स्टॉक बुलिश होता डायरेक्ट और तब बेरिश पैटर्न बनाता तो वो ज़्यादा वैलिड रहता। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो अभी देखो, अब ये लार्ज कैप स्टॉक है, तो अगर यहाँ से ये टूटा तो जो है ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ पर तो इससे नीचे तो ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से नीचे तो नहीं जाएगा, और यहाँ से जो है स्टॉक ऊपर जो है ले जा सकता है इस जो है सपोर्ट को लेके। तो जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा आपका वो यहाँ तक का रह सकता है। तो इस रेंज तक ये स्टॉक जो है जा सकता है। और अगर आप देखो तो ये जो रेंज बनाया हुआ है स्टॉक ने यहाँ पे, अगर ये नीचे आता है तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए, इस रेंज तक जा सकता है। अभी जो इसका रिजल्ट भी आया हुआ था, तो देखो यहाँ पे गैप डाउन देके स्टॉक नीचे क्या हुआ है, और यहाँ पे जो है इसका प्रीवियस सपोर्ट भी है, ठीक है। तो अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट एक तो यहाँ पे, और हेड एंड शोल्डर को मैं वैलिड नहीं मानी, तो उसका एक तो रीज़न ये है कि ये जो स्टॉक रेंज में रहा है, तो फिर अब इसका जो है बेरिश पैटर्न ज़्यादा वर्क करने की पॉसिबिलिटी कम है। और जो दूसरा रीज़न ये है कि मैं हेड एंड शोल्डर को नहीं मान रही हूँ ज़्यादा वैलिड, क्योंकि कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और उसका पी रेशो काफ़ी कम हो चुका है। अभी मैं आपको फटाफट दिखाऊंगी। तो अभी जो है इसका बेरिश होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो यहाँ से जो है ये इस सपोर्ट से, यहाँ से बुलिश कैंडल बना के इस सपोर्ट, इसको जो लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा तो स्टॉक जो है जाता जा सकता है ईजीली, ठीक है। तो अभी मैं वापस वीकली चार्ट लगाती हूँ। तो अब, और अगर ये स्टॉक यहाँ इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करता है तो जो स्टॉक इस रेंज तक चलता है, और यहाँ पर तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो बहुत कम बनती है स्टॉक में। इस टाइप के लार्ज स्टॉक कैप स्टॉक्स में जो है प्रॉफिटेबल होते हैं जो स्टॉक, वो इतने कम लेवल, इतने लेवल पे जो काफ़ी कमी आती है, ठीक है। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग की। तो यहाँ पर तो मैं रिवर्सल का भी वेटिंग करूँगी। वैसे यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ है, बट आपको बाय सेल करना है तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय सेल करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए, मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 4,10,000 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है। पी रेशो 29 का है, इंडस्ट्री पी 21 का है, तो इंडस्ट्री पी से कम है। तो पी रेशो आपको ज़्यादा लग रहा होगा, तो अभी जो है चार्ट पे भी देखेंगे पी रेशो को। जो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है तो आर देखेंगे, आर अच्छा है 23% का, और आर भी ठीक ठाक है। जो है बुक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है 6.8 की,
लास्ट परसेंटेज जो है वो 0 है। तो अब चलिए पी रेशियो देखते हैं। तो अब देखो ये जो पी रेशियो इसका कितना हाई किया हुआ था, 105 के पी रेशियो पे ये ट्रेड कर रहा था, 104 के पी रेशियो पे लगभग इतने हाई पी पे ट्रेड कर रहा था अक्टूबर 2021 में। तो इतने हाई वैल्यूशन देके स्टॉक को भगाया गया है। जब यहाँ पे जो रिटेलर्स ने बाय किया होगा जो है अक्टूबर 2021 में यहाँ पे कितना हाई गया था प्राइस, बट जो है उसके बाद से ही प्राइस नीचे गिरा है और अब जो है रेंज में, और अब तक भी अगर किसी ने होल्ड भी करा होगा तो भी वो लॉस में होगा, या तो वो जिसने होल्ड करा होगा तो जो प्राइस टू जो इसका कोस्ट टू कोस्ट है, कोस्ट टू कोस्ट पे भी निकला होगा। तो अभी देखो टाइम करेक्शन कितना ज़्यादा हो गया है, कितना टाइम वेस्ट किया है स्टॉक ने इस प्राइस में। तो यही रीज़न है स्टॉक के जो हाई वैल्यूशन पे स्टॉक होते हैं तो फिर चाहे स्टॉक कितनी भी प्रॉफिटेबल हो कंपनी तब भी स्टॉक जो है करेक्ट तो होती ही है। अभी देखो आप पी तो जो कोविड के टाइम पे इसका पी रहा था 21 का, और करंटली देखो पी जो है 29 का है। तो पी रेशो बहुत कम हो गया है, कितना लगातार गिर रहा है। जो इसका मिडिल पी रहता है वो 48 का रहता है, उससे कितना नीचे आ चुका है ना। जो हाई इतने हाई रेशो बताया स्टॉक, इसलिए स्टॉक को गिराया गया है। अभी जो है अब जो है स्टॉक में बाई करने की अपॉर्चुनिटी है। अगर ये एक क्वार्टर में भी और थोड़ा स्टॉक गिर जाए तो जो अपने लोएस्ट पी पे आ जाएगा जो कोविड पे रहा था 21 पे। तो वैसे तो देखो मुश्किल है और ज़्यादा गिरना स्टॉक का, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अगर गिरता है तो ये मैंने आपको लेवल बताया हुआ है, यहाँ से रिवर्सल मारेगा, ठीक है। तो अभी जल्दबाजी में अगर आपको बाय करना है तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले अच्छे से रिवर्सल दे रहे दो, यहाँ पे पुलिस कैंडी क्लोजिंग दे और इस लेवल के ऊपर निकले देन बाय कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस देखे तो देखो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पे, फाइनेंसिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, ठीक है। ओपी जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो भी अच्छा खासा है, हमेशा 30 के ऊपर ही रहता है। तो अभी भी ठीक ही है, वैसे थोड़ा सा घटा हुआ है जो कि कंपनी मैनेज कर लेगी, क्योंकि देखो अब तो घटता बढ़ता रहता है क्वार्टरली बेसिस पे ये सब चीज़ें। बट स्टिल नेट प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट एवर है, ईपीएस भी हाईएस्ट एवर है। तो दिक्कत जो है वो एनपीए में आ गई है थोड़ा सा एनपीए बढ़ गया है। जो ग्रॉस एनपीए वो 0.91 से 0.95 हो गया है, और जो नेट एनपीए वो 0.31 से 0.37 हो गया है। तो ये स्लाइटली जो डिफरेंस आया है इस वजह से इस क्वार्टर में रिजल्ट के बाद जो है स्टॉक गिरा हुआ है। तो ये देखो एनपीए जो है वो 1 से कम होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर्स का जो है, और ये तो फिर भी 0.37 है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर आप देखो तो कोविड के टाइम पे एनपीए कितना बड़ा हुआ था, 1.5 का हो गया था, और जब उससे कंपनी निकल गई तो ये तो फिर भी बहुत छोटी सी बात है जो है ना। तो एनपीए वैसे कम है, पर जो एक क्वार्टर में बढ़ गया है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आया हुआ है। और जो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो देखो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और ओपीएम भी देखो तो 2000 पैसे घटा था, देन बढ़ा है, देन थोड़ा सा घटा है। तो पर जो नेट प्रॉफिट आते हैं वो हाईएस्ट एवर है, ईपीएस भी हाईएस्ट एवर है 226 का। तो इसलिए जो है तो जो एनपी है वो कंट्रोल कर लेगी कंपनी, और डिविडेंड देती है कंपनी 10% के आसपास लगभग डिविडेंड रहता है इसका। अभी 14% दिया था, 17% या 16%, तो डिविडेंड देती है कंपनी। क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है तो ग्रोथ के चांसेस तो आपको पता ही है थोड़े कम है, तो इसलिए डिविडेंड में पैसा बांट देती है कंपनी। मिड कैप स्टॉक होता तो डिविडेंड नहीं देता, तो वो अपना पैसा ग्रोथ में लगा सकता था। तो लार्ज कैप स्टॉक तो ऑलरेडी काफ़ी ग्रोथ है। तो देखो ये सब चीज़ें, अब ईपीएस लगातार बढ़ रहा है बट स्टॉक का प्राइस वहीं पर है। तो पी का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, स्टॉक के प्राइस से डिवाइड करके ईपीएस को पी निकलता है। तो इसीलिए जो है पी रेशियो घट रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस वहीं का वही है और ईपीएस बढ़ता जा रहा है। अब बैलेंस शीट देखें तो जो रिजर्व है 59,000 करोड़ के, और जो बोरोइंग्स है वो 256,000 करोड़ के। फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, तो ये जो है स्टॉक जो कंपनी है वो लोन देती है लोगों को, तो पैसा जब उठाएगी तभी तो वो लोन देगी, तो बोरोइंग्स तो रहेगी कंपनी पे, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में हम बोरोइंग्स तो कवर कर सकते हैं। और बाकी जब अदर बोरोइंग्स देखो वो लॉन्ग टर्म में आ गई है, जो थोड़ा सा कंसर्न का है, कंसर्न हो सकता है आप इसको लेके, बट स्टिल जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। और रेशियोज़ की बात करें तो रेशियोज़ अच्छा है हमेशा से। कोविड के बाद जो एनपीए बढ़ा हुआ था 1.5% का हो गया था, इसलिए जो है रेशियो घटा हुआ है 13%। और अब जो है रेशियो बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है, और हाईएस्ट लेवल है जो इसका आर ओ 23% 2023 में, और 24 का पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा था। इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखो प्रमोटर्स ने थोड़ा सा माल घटाया हुआ है, डाउन कर दिया है, 55.87 था। एफ की बात करें तो एफ ने माल जो है 19 से 20 कर दिया है, और 20.92% के आसपास। तो डी की बात करें तो डी ने भी माल बढ़ाया हुआ है, देखो 12.83 था, अभी करंट में 14 पॉइंट है। गवर्नमेंट ना के बराबर है। और पब्लिक को आप देखो तो पब्लिक जो है
लगातार माल घटा रही है। 11.75 थी और जिससे अभी फिर काम होते होते 10.17% हो गई है पब्लिक। पब्लिक में हम देखें तो अदर पार्टीज तो है नहीं, तो स्टिल जो है पब्लिक बहुत कम है। अगर हम स्टॉक होता तो पब्लिक बहुत ज़्यादा होती, तो स्टॉक अच्छा है इसलिए जो पब्लिक कम है। तो ये मेरा व्यू था स्टॉक में। मैं वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी। आपको बाय और सेल करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।